चलो ऑलराइट, बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 2.9 की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर है। हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मतलब साफ है जब चार्ज रेस्ट पर है, और मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, चार्ज का बहना बंद हो चुका है। The conductors and insulators, conductors contain mobile charge carriers. पहली बात तो ये लिख दीजिए, in metallic conductors the charge carriers are electrons. Metallic conductors में charge carriers are electrons. Therefore metallic conductors are called electronic conductors. फिर अगली लाइन में लिख दीजिए, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स the charge carriers are both positive and negative ions. The charge carriers are both positive and negative ions. फिर ये सब तो काम की इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1 करके इसने काफी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। ये पॉइंट बिल्कुल 5 स्टार वाला है। मेरा चाहे जो हो जाए, अगर कंडक्टर है फिर से लिख दीजिए कि in once static condition has been attained, the electric field is 0 everywhere inside. The electrostatic field is everywhere 0 inside a metallic conductor. बस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटालिक कंडक्टर का नाम आपको याद आते ही यही बात समझ में आना चाहिए, अगर मेटालिक कंडक्टर है तो उसके अंदर फील्ड 0 ही है। कारण ये है कि यदि आप उसको चार्ज यहाँ देंगे, सॉलिड है पूरा, अगर आप इसको यहाँ चार्ज देंगे, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और फाइनली यहाँ आउटर स्किन पे आ जाए। अब अगर यहाँ मुझे चेक करना है कि फील्ड कितनी है, तो मैं यहाँ से एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा और चार्ज एनक्लोज तो हमेशा 0 ही आएगा ना। इसके बाहर अगर एक चार्ज रखा है तो उसके कारण भी अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो 0 होगी। ऐसा लिख दीजिए, ये Q1 है और ये Q2 है, डायग्राम बना दीजिए। लिख दीजिए कि मेटालिक शेल है, अब की बार मेटालिक शेल है, सरफेस has a charge Q1 and a charge Q2 is kept outside. Charge Q2 is kept outside. So what is the net electrical field at an internal point? Net electrical field at an internal point. एक बात ध्यान दीजिए कि खाली इसके चार्ज के कारण फील्ड 0 नहीं है। जो भी चार्ज है, जितना भी चार्ज है, नेट फील्ड हमेशा 0 होती है। अगर यही बस चार्ज है तो इसके कारण फील्ड 0 है, और अगर ये भी है तो इन दोनों के कारण रिजल्टेंट फील्ड मिला के 0। अब अकेली इसकी फील्ड 0 नहीं होगी, अब Q1 की फील्ड और Q2 की फील्ड जरूर इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। वैसे ये इतना डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिख दीजिए, इन दिस सिचुएशन या इन एवरी सिचुएशन द नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। जो नेट फील्ड है वो 0 है। लिख दीजिए, here the fields due to Q1 and Q2 field at an internal point,
field at an internal point due to Q1 and Q2 must be equal and opposite. इसके कारण भी यहाँ फील्ड होगी और इसके कारण भी यहाँ फील्ड होगी, वो जरूर इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। बस बेस लाइन तो यही है कि चाहे जो हो जाए, मेटल के अंदर ई होता ही नहीं, मेटल के अंदर ई होता ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि पोटेंशियल जीरो हो जाए मेटल के अंदर पर इंटेंसिटी नहीं होती। हाँ, ये जरूर एक केस बनता है, अगर ये एक कैविटी हो, ये मेटालिक पार्ट है, अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं, और ये एयर है, ये कैविटी है। अब अगर यहाँ चार्ज रखा है, अगर यहाँ चार्ज रखा है तो जरूर इस वाले पोर्शन में फीड होगी। मेटालिक पोर्शन में फिर से फीड नहीं होगी और यहाँ भी फीड होगी। मान लीजिए प्लस क्यू रखा है हमने, प्लस क्यू रखा है, there is a cavity, so in the air portion there will be a feed। ये एयर है, यहाँ भी फीड होगी, ये एयर है, यहाँ भी फीड होगी, और जितना भी मेटालिक पोर्शन है, मेटालिक पोर्शन के अंदर फीड नहीं होगी। एयर पोर्शन के अंदर फीड हो सकती है, मेटालिक पोर्शन के अंदर फीड नहीं होगी। और ये हॉलो है, अगर ये हॉलो है, अगर ये शेल है और यहाँ चार्ज है, तब तो एयर पोर्शन में भी फीड नहीं। अगर कैविटी में चार्ज रखा है, अगर कैविटी में चार्ज रखा है तो एयर पोर्शन में फील्ड है, और अगर हॉलो है और चार्ज केवल स्किन पे है तो एयर पोर्शन में भी फील्ड नहीं। तरीका सिंपल सा है, आपको इस पॉइंट पे चेक करना है कि फील्ड है या नहीं है, तो यहाँ से गुजरने वाली एक गॉसियन सरफेस बनाइए, और अगर गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज नहीं है, सारा चार्ज बाहर है, तो यहाँ फील्ड नहीं है। अब की बार अगर मैं यहाँ गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो इसके अंदर तो चार्ज है ना, आपको चार्ज एनक्लोज देखना है। फिर ये वाला केस ज्यादा थोड़ा सा हल्का सा मैं इसे एडवांस मानूंगा, अगर इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो इसे छोड़ दीजिए फिलहाल केवल यही देखिए कि मेटल के अंदर फील्ड जीरो होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। थोड़ा डीप जाएंगे तो फिर ये एक केस पढ़ेंगे, एक कैविटी में अगर चार्ज रख दिया तो फिर ये चार्ज तो अपनी फील्ड पैदा करेगा ही करेगा ना। हाँ, मेटालिक पार्ट के अंदर फिर से फील्ड नहीं होती, मेटालिक पार्ट के अंदर तो कभी फील्ड नहीं होती, ये बात पक्की है। यही पार्ट में कंक्लूजन है कि inside the metallic part field is always zero। inside the metallic part field is always zero। ये बात भी थोड़ी सी अगर और डीप में जाएं तो गलत प्रूव होगी। जब आप एक मेटालिक कंडक्टर को चार्ज देते हैं, मान लीजिए आप ये पूरा सॉलिड है और किसी तरह से आप उसको यहाँ चार्ज इंजेक्ट करके आ जाते हैं, यहाँ चार्ज दे देते हैं, तो अब चार्ज बढ़ेगा तब तक जब तक सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे ना आ जाएं। अब ये चार्ज इस तरह से बढ़ेगा कि वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक डेफिनेट ऑर्डर में। तो शुरू में जब चार्ज बह रहा है तो वो इसीलिए बह रहा है क्योंकि फोर्स है, बिना फोर्स के चार्ज कैसे चलता, और फोर्स है इसका मतलब फील्ड रही होगी। शुरू में फील्ड होती है और फोर्स होता है, और फोर्स के ही कारण वो चलता है। और एक बार जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जब ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हो जाता है, उसके बाद मेटल के अंदर फील्ड नहीं होती। शुरू में मेटल के अंदर फील्ड होती है, शुरू में मेटल के अंदर फील्ड होती है, और जल्दी ही वो फील्ड हमेशा के लिए जीरो हो जाती है। इसलिए वो शुरू में थोड़ी सी देर के लिए जो होता है वो हम ज्यादातर इग्नोर करते हैं। ये लाइन आप लिख दीजिए, चलिए, इंपॉर्टेंट तो नहीं है इस समय, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बात दोबारा उठाई जाएगी, तब तो ये बताया जाएगा कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, तब इसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, और तब आप फिर आपके कॉन्सेप्ट और हिल जाएंगे। इसलिए बात डैश करके लिख दीजिए अभी कि व्हेन a charge is given to a metallic conductor, it redistributes itself such that potential at every point becomes same. Potential at every point on the surface and inside. Potential at every point on the surface and inside becomes same.
such that potential at every point and inside becomes same. So initially the charge is in motion. अब मैं चार्ज यहाँ दिया था और वो बह के कहीं यहाँ आ रहा है. Initially the charge is in motion. And this motion must have been only due to the force of field. This motion must have been only due to the force of field. So initially there must have been a field inside a metal. Initially for a very small time, there is an electric field E inside metal. मेटल के अंदर ई होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको तो केवल एक चीज देखनी है कि बस जिस भी पॉइंट पे आप ई जब देख रहे हैं उस समय वहां से गुजरने वाली गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है कि नहीं. इवेंचुअली सारा का सारा चार्ज स्किन पे आ जाता है म्यूचुअल रिपल्शन के कारण. तो फाइनली गॉसियन सरफेस अगर कहीं बनाएंगे तो चार्ज नहीं मिलेगा, तो फाइनली फील्ड जीरो होगी. तो खैर ये इतना डिटेल में मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब आप शुरू में चार्ज देते हैं तो चार्ज बहता है. उसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाना है. शुरू में चार्ज बहता है और इसके जब बहता है तो फिर तो फील्ड के फोर्स के कारण ही चलेगा ना. चल रहा है अगर तो फोर्स ही चला रहा होगा ना, और फोर्स तो फील्ड का होता है ना, क्यू ही. चार्ज क्यू को फील्ड की में रखो तो उस पर फोर्स क्यू ही लगता है. तो शुरू में चार्ज तो वहाँ फील्ड होती है, उस फील्ड के फोर्स के कारण ही चार्ज चलता है, पर फाइनली फील्ड डिसअपियर हो जाती है. तो मेटालिक पार्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ चुका है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन डेवलप हो चुकी है, जब चार्ज का बहना थम चुका है, तब मेटालिक पार्ट के अंदर कभी फील्ड नहीं होती. ये थंब रूल बनाया जा सकता है. और अगर कभी आपको डाउट आ रहा है तो ज्यादा अच्छा तरीका ये है, लिख दीजिए बेटर मेथड ड्रॉ अ जीएस थ्रू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन. जहां भी आपसे पूछा जा रहा है कि फील्ड है या नहीं है, वहां से एक गुजरने वाली जीएस बना लीजिए. एंड इफ देयर इज अ चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द जीएस, if there is a charge enclosed inside the GS, then E at that point is finite. अगर चार्ज है तो फिर E finite होगी. यहाँ पे मैं और डीप में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है. मान लीजिए ये मेटालिक कंडक्टर है और ये प्लस क्यू रखा है. ये मेटालिक पार्ट है, ये एयर पार्ट है और ये मेटालिक पार्ट है. अभी क्या होता है, इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू आ जाता है और यहाँ प्लस क्यू आ जाता है. ये ऐसा बना सकते हैं. एक चार्ज क्यू मेटल के कैविटी वाले पार्ट के अंदर रखा है. कैविटी वाला पार्ट मेरे हिसाब से हल्का सा एडवांस है, शायद ना आए. एक चार्ज मेटल अगर खाली स्किन पे है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर ये चार्ज नहीं है, खाली स्किन पे चार्ज है, तब तो यहाँ भी फील्ड जीरो है और यहाँ भी फील्ड जीरो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्योंकि आप यहाँ से भी जीएस बना लीजिए तो भी अंदर एनक्लोज चार्ज नहीं है, और यहाँ से भी जीएस बना लीजिए तो भी अंदर एनक्लोज चार्ज नहीं है. प्रॉब्लम तब है जब यहाँ प्लस क्यू रखा है. आउटर स्किन के अंदर चार्ज, यहाँ चार्ज और यहाँ चार्ज नहीं आता. एयर जहाँ एयर होता है आउटर स्किन पे, इसका आउटर स्किन ये है, इनर स्किन ये है, इसका इनर स्किन ये है, आउटर स्किन ये है. आउटर स्किन पे चार्ज आ जाता है और इंडक्शन से इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है, तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा और यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा. अब अगर मैं यहाँ पर फील्ड चाहिए कि नहीं, फील्ड देखनी है कि नहीं, तो यहाँ से गुजरने वाली जीएस बनाओ. तो चार्ज एनक्लोज है, इसका मतलब यहाँ फील्ड है. इस पॉइंट पे कैविटी के अंदर फील्ड है और यहाँ अगर फील्ड देखनी है कि नहीं है, तो यहाँ से गुजरने वाली जीएस बनाओ. अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो हो गया, समेशन जीरो हो गया, प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, तो यहाँ फील्ड नहीं है. यहाँ फील्ड है या नहीं ये अगर आपको देखनी है, तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू तो खत्म हो गया, पर ये प्लस क्यू है. इस जीएस के अंदर एनक्लोज चार्ज ये, जिसकी लोकेशन सेंटर ही मानी जाएगी. अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो इस चार्ज को मानेंगे तो सेंटर पे, तो ये चार्ज सेंटर पे माना जा सकता है. ये दोनों तो कैंसिल हो गए, पर ये है. इस जीएस के अंदर चार्ज एनक्लोज है तो यहाँ फील्ड है. इस जीएस के अंदर चार्ज एनक्लोज नहीं है तो यहाँ फील्ड नहीं है. और इस जीएस के अंदर चार्ज एनक्लोज है तो यहाँ फील्ड है. या तो ये थंब रूल अभी बना लीजिए कि मेटालिक वाले पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती, तो आपका काम ज्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में तो चल जाएगा कि मेटालिक वाले पार्ट के अंदर ई नहीं होती.
और अगर ज्यादा डाउट कभी आ जाए, ओवर थिंकिंग कभी आपको करनी हो, तो फिर बेस्ट है कि जहां आप ई है कि नहीं ये जानना चाह रहे हैं, वहां से आप एक गुजरने वाली उस पॉइंट से जीएस बना दीजिए। और अगर जीएस के अंदर चार्ज इंक्लोज है तो फील्ड है, तो चार्ज है। जीएस के अंदर चार्ज है तो फील्ड है वहां पे उस पॉइंट। ओके फाइन। पॉइंट नंबर 2 देख रहा हूं मैं, कहता है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। लिख दीजिए इस बात को, पॉइंट नंबर 2 डाल के आप भी लिख दीजिए। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर मतलब मेटालिक कंडक्टर, हम ऐसा ही लिख लेते हैं। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज मेटालिक कंडक्टर, ये भी कर दीजिए, ऑफ एनी शेप। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज मेटालिक कंडक्टर ऑफ एनी शेप, स्फीयर नहीं कहा है उसने। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज मेटालिक कंडक्टर ऑफ एनी शेप, E must be normal to the surface at every point. कारण तो सिंपल ये है कि मेटालिक कंडक्टर अगर किसी भी शेप का हो तो वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाता है, और ईपीएस के तो ई हर जगह परपेंडिकुलर होती है। आप तो यही जवाब लिख दीजिए। लिख दीजिए मेटालिक कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन ईपीएस। मेटालिक कंडक्टर किसी भी शेप का हो तो उसमें वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। And E is always perpendicular to EPS at every point. वो ये भी कह रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे एंगल पे है, तो इसका एक कंपोनेंट मान लीजिए ई ये है, तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा ई cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये आएगा ई sin थीटा, जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है एनसीईआरटी, जो कि हमारे ज्यादा काम की है नहीं। कहता अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन ही परपेंडिकुलर होती है, सी से ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। अगर ये सी से नहीं जा रही है तो लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये है। और अगर फील्ड यहाँ है तो फिर फील्ड के कारण फोर्स चार्ज चलेगा ना, फील्ड के फोर्स के कारण, तो कह रहा है यहाँ जो चार्ज है फिर वो चलेगा, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन कहाँ हो? अगर ई कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं है ईपीएस के, तो फिर एक कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंशियल टू द कंडक्टर भी आएगा, तो फिर चार्ज भी इसके फोर्स के कारण चलेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में चार्ज चलता तो है नहीं। क्या हम तो पॉइंट नंबर 2 को केवल इस तरह ही याद करेंगे कि मेटालिक कंडक्टर किसी भी शेप का हो, उसका चार्ज अपने आप को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि उसका हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, नहीं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चार्ज बहता है और फाइनली चार्ज बहता नहीं है, तो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। और ईपीएस की हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर ईपीएस है ये किसी भी शेप का, ईपीएस है किसी भी शेप का, तो ई उसके हर जगह परपेंडिकुलर होती है, ई उसके हर जगह परपेंडिकुलर होती है। एंड मेटालिक कंडक्टर ऑफ एनी शेप, मेटालिक कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन ईपीएस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं। The interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. ये वही बात है। फिर anyway point लिख दीजिए, interior of a conductor can have no excess charge in static situation. बात तो वही है कि भाई अब हम इस प्रॉपर्टी को अगर मान रहे हैं कि मेटल के अंदर ई नहीं होता, तो वही बात है कि यार जितना भी चार्ज तुमने दिया है वो आउटर स्किन पे होगा, क्योंकि जस्ट यहाँ से भी अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो उसके अंदर चार्ज आना नहीं चाहिए। चार्ज पूरा का पूरा आउटर स्किन पे रहता है, इनर स्किन पे नहीं रहता है। अगर यहाँ से मैं एक जीएस बनाऊंगा तो उसके अंदर अगर चार्ज इंक्लूड यहाँ पर चार्ज हो गया तो फिर तो यहाँ फील्ड आ जाएगी, जबकि मेटल के अंदर फील्ड होती ही नहीं। क्योंकि मेटल के अंदर फील्ड नहीं होती है, इसीलिए हम ये मानेंगे कि इसके अंदर कोई चार्ज हो ही नहीं सकता। अंदर अगर चार्ज हुआ तो अंदर अंदर ही जो चार्ज हुआ, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, जितना मैक्सिमम दूर रिपेल कर सकता है रिपल्शन के कारण। बस ऐसे ही कर सकते हैं कि ड्यू टू रिपल्शन चार्ज resides only on the outer skin,
बस ये लिख दीजिए, इट कैन बी प्रूव्ड बाय गॉस लॉ, it can be proved by Gauss law. Since E is 0, the charge enclosed must be 0. आप कोई भी वॉल्यूम कंसीडर कर लीजिए, इसके अंदर उस वॉल्यूम के अंदर E नहीं है, इसका मतलब चार्ज नहीं है। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, चार्ज आउटर स्किन पे ही रहता है, चार्ज आउटर स्किन पे रहता है, नहीं तो अंदर फील्ड होती, और आउटर स्किन पे उसको भगा रहा है रिपल्शन, रिपल्शन के कारण चार्ज बाहर के आउटर स्किन पे जा रहा है। मैंने इन पे कहीं कोई स्टार नहीं दी। मेटालिक कंडक्टर के अंदर E 0 होती है, इस पे जरूर मैंने 5 स्टार शायद दिए रहे होंगे। मेटालिक पार्ट के अंदर, एयर पार्ट के अंदर नहीं, मेटालिक पार्ट के अंदर फील्ड गारंटी से 0 रहती है। और हॉलो कैविटी में अगर अंदर चार्ज है तो फिर कैविटी वाले पोर्शन में भी फील्ड रहती है। एनीवे, पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तो इस पे 5 स्टार दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर and has the same value as inside on its surface, and has the same value as inside on its surface। मतलब वही बात है कि अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पे। कंडक्टर से इनका मतलब है, जहां भी इन्होंने कंडक्टर बोला इनका मतलब है मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर में तो मुझे मालूम नहीं है कि सारा का सारा चार्ज स्किन पे रहता है, अंदर E 0 रहता है, और अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है, सेंटर पे भी पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे। जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही सेंटर पे है। अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना सरफेस पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अंदर फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं है तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ तक लाने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ तक लाने में। E होता है माइनस dv बाई dx टाइप की बात, और अंदर E 0 है तो dv 0 है, dv 0 है मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल 0 है, तो v फाइनल 0 v इनिशियल। अंदर E 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, डेल्टा v 0 है। अंदर हर जगह पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पे। पोटेंशियल कभी 0 नहीं होता, किसी का पोटेंशियल 0 नहीं होता। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जिस शेप की खोपड़ी होती है, जिस शेप का ब्रेन होता है, उस शेप की दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर पोटेंशियल 0 होता है किसी भी केस। सिर्फ या तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, लिख दीजिए ब्रैकेट में, पोटेंशियल इज 0 आइदर ओनली एट इन्फिनिटी और एट द मिड पॉइंट ऑफ अ डायपोल। डायपोल के केस में तो इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल 0 होता है। डायपोल के केस में तो इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल 0 होता है, इसीलिए बस ठीक है भाई, यही कुछ केसेस हैं जब पोटेंशियल 0 होता है। इंटेंसिटी तो हर कहीं 0 होती है, हर किसी में आप पाएंगे कि जोश है ही, पर इस खोपड़ी के अंदर, स्फेरिकल शेप की इस खोपड़ी के अंदर पोटेंशियल बहुत भरा है, चाहे वो गधे की खोपड़ी हो, चींटी की खोपड़ी हो, हाथी की खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर पोटेंशियल बहुत है, किसी में इंटेंसिटी है, किसी में इंटेंसिटी नहीं है, कभी इंटेंसिटी है कभी इंटेंसिटी नहीं है, पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है सिवाय डायपोल के मिड पॉइंट पे जब पोटेंशियल 0। ये मतलब यहाँ तो हम इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी वॉल्यूम के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। ऐसा लिख दीजिए, सिंस पोटेंशियल इन एवरी पॉइंट, potential at every point of the volume of a metallic or hollow conducting a solid or a hollow conducting sphere, it can be termed as equipotential volume। इसे equipotential volume भी कहा जा सकता है।
बाकी बस वो यही कह रहा है कि बाहर जरूर यहाँ जरूर पोटेंशियल डिफरेंट है। जैसे ही आप थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आप फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे, और जब आप फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल गिरेगा। पॉइंट लिखा है तो कुछ आप लिख सकते हैं, कोई खास मतलब नहीं है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एग्जिस्ट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एग्जिस्ट, जैसे कि यहाँ पर मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एग्जिस्ट ब्रैकेट में आउटसाइड द कंडक्टर, and this means that potential will be different for a point on the surface. This means that potential will be different for a point on the surface and a point just outside the surface. यहाँ के लिए पोटेंशियल अलग होगा और यहाँ जस्ट आउटसाइड यहाँ के लिए पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि यहाँ E है। अगर किसी रीजन में E है तो बहुत पास पास के जो पॉइंट्स हैं उनमें भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जहाँ E ही नहीं है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं है, तो वर्क डन जीरो है, और जब वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा भी आप बाहर जाएंगे तो आप फील्ड के अलाउंग चलेंगे, और फील्ड के अलाउंग चलेंगे तो पोटेंशियल गिरेगा। ठीक है, यही काम की लाइन थी बस थोड़ी बहुत, हालांकि ये भी काम की नहीं थी, पर जो अगली लाइन उसने लिखी है उससे तो ज्यादा काम की यही थी। अगली लाइन कह रहा है इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स ऑफ आर्बिट्रेरी साइज, shape and charge configuration, each conductor is characterized by a constant value of potential, but this constant may differ from one conductor to the other। तो ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहे हैं सर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, अब इसका अपना अलग पोटेंशियल है, इसका अपना अलग पोटेंशियल है, इसका अपना अलग पोटेंशियल है, तो होता रहे, इससे इस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, इस लाइन के बजाय बस बनिस्बत में आपको एक अच्छी बात ये बता सकता हूँ कि एक कंडक्टर इसका जो पोटेंशियल है ना, वो खुद के चार्ज पे तो डिपेंड करेगा ही, वो इनके चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। ये एक लाइन आप लिख लीजिए, यहाँ लिखी तो नहीं है, कि पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग चार्जेस आल्सो। एक कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो सराउंडिंग चार्जेस पे भी डिपेंड करता है। Potential at a point is calculated by algebraic addition of potentials to each charge separately. Algebraic addition due to potential of each charge separately. सबके potentials को add कर दो, और ये भी आप लिख दीजिए charge due to potential due to positive charge is positive. Positive charge का potential positive होता है. Potential due to positive charge is positive, and potential due to negative charge is negative. पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है, और नेगेटिव चार्ज अपने आसपास नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करता है। पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं, हेडिंग दे दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ही बोल रहा है, तो अगर एट द सरफेस बोल रहा है और इस पे चार्ज क्यू है, तो मुझे तो पता है ये रेडियस r है, तो मुझे पता है कि मैं कैलकुलेशंस के लिए चार्ज को तो सेंटर पे मानता हूँ, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेसिकली ये है, जो कि मैं 1/4 by epsilon naught q by r square कह सकता हूँ। अब मैं इसको 1/4 by r square q by 4 by r square into 1 by epsilon naught लिखना चाहता हूँ। मैंने इनको एक साथ क्लब कर दिया, एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दिया, 4 by r square, ये है चार्ज अपॉन एरिया into 1 by epsilon naught, और चार्ज और एरिया को हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसलिए इस इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपसे इंटेंसिटी चार्ज के टर्म्स में मांगी जा रही है कि चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में मांगी जा रही है। मेटालिक शीट के लिए तो ये आई ही थी, लिख देते हैं फाइनल फॉर्मूला। ये डेरिवेशन डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसका मतलब काम का नहीं है, आप लिख दीजिए द फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ E due to a metallic sheet of infinite extent।
और इसकी जो डायरेक्शन है ऑफ कोर्स हमें पता है, ये तो रेडियली आउटवर्ड्स है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर देना है तो where n cap is a unit vector normal to the surface, n cap is a unit vector normal to the surface in outward direction। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगर पॉजिटिव चार्ज से ये चार्ज डेंसिटी क्रिएट हुई है तो फिर रेडियली आउटवर्ड्स, बिकॉज फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। ये हम तो इस पे ही ध्यान देंगे, बस हम इसी पे ध्यान देंगे, हम इसकी डायरेक्शन की ज्यादा बातें करेंगे नहीं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला स्फीयर की सरफेस पे बेसिकली फॉर्मूला तो AQ/r² होता है, और अगर ये मेटालिक स्फीयर है तो उसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी कहा जा सकता है, क्योंकि मेटालिक स्फीयर है तो वो अपने सरफेस पे चार्ज पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, वहां चार्ज पर यूनिट एरिया जैसी चीज डिफाइन की जा सकती है। ये इसने जो डेरिवेशन दिया है एनसीईआरटी ने वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। वो कह रहा है ऐसा कोई एक पिल बॉक्स इमेजिन करिए, पिल बॉक्स मतलब जैसे शायद होम्योपैथी की गोली का बॉटल इमेजिन करिए। अब कह रहा है चार्ज इसका एरिया मान लीजिए कुछ डेल्टा ए, इसका एरिया डेल्टा ए या डेल्टा एस, और इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस पूरे में चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। यहाँ तो कुछ है नहीं, इधर तो न चार्ज है न फील्ड है, तो गॉस थ्योरम लगाते हैं, E into delta S is equal to charge enclosed upon epsilon naught। charge enclosed is sigma into delta S upon epsilon naught, ये कैंसिल हो गया तो E का फॉर्मूला हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे हिसाब से ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे रिजल्ट पे फोकस करिए। गॉस थ्योरम से हमने लगाया, हमने कहा इमेजिन यहाँ करते हैं E तो इसके परपेंडिकुलर ही है, E परपेंडिकुलर है, छोटा सा इमेजिन किया है मैंने एरिया, फ्लक्स का फॉर्मूला E इनटू एरिया भी है, और फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी है, और चार्ज एनक्लोज्ड सिग्मा इनटू A होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेरिवेशन अलग अलग तरीकों से कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखिए जब भी आप शीट ऑफ चार्ज को रिवाइज करें तो बोल दीजिएगा नॉन मेटालिक है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मेटालिक है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बोल दीजिए यही आंसर एक स्फीयर की सरफेस पे दिया, ठीक एट अ पॉइंट ऑफ द सरफेस, नॉट इनसाइड नॉट आउटसाइड। इनसाइड तो फील्ड जीरो है, ऑन द सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो फील्ड कम हो जाएगी, एक्सटर्नल पॉइंट पे फील्ड धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। तो ये फील्ड का फॉर्मूला मैं इस पे 4 स्टार दे देता हूँ बस। मेटालिक शीट में इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो तो 5 स्टार का केस है, पर स्फीयर में ज्यादातर Q/r² ही आपके काम आएगा, Q/r² ही ज्यादातर काम आएगा। ऑल डिपेंड्स के ऑप्शन Q के टर्म्स में दिए है सिग्मा के टर्म्स में दिए, या न्यूमेरिकल है तो इंफॉर्मेशन Q के टर्म्स में दी है कि सिग्मा के टर्म्स में दी है, बस। तो उसने सिग्मा का मैग्नीट्यूड ले लिया है, E इज इक्वल टू, वो कह रहा है अगर आपको सिर्फ E का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिग्मा का भी मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, बस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, including the fact that electric field is normal to the surface, we get the vector relation, which is true for both sides of sigma. Sigma greater than 0, electric field is normal to outward. बस ठीक है, ये लिख दीजिए सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, अगर मतलब चार्ज पॉजिटिव है तो E is normal to the surface and outwards. सिग्मा अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो E जो है वो normal to the surface है and outwards, and if sigma is less than 0 मतलब negative charge, sigma less than 0 है then E is normal to the surface and inwards मतलब radially inwards। काम की बात अभी तक मैंने सिर्फ आपसे मेनली एक तो पॉइंट नंबर 1 में ये की थी कि मेटालिक पार्ट के अंदर फील्ड 0 होती है, दूसरी बात कि E EPS के हर जगह परपेंडिकुलर होती है, थर्ड मेटालिक सरफेस अगर है तो उसके अंदर चार्ज नहीं हो सकता, उसकी स्किन पे रहेगा, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट
कि उसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, पूरी वॉल्यूम के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। और फॉर्मूला तो खैर फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ होता ही नहीं है। तो फॉर्मूला आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक ही फॉर्मूला आ रहा है, बाकी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है तो उस पर ज्यादा ध्यान दे देंगे। हालांकि इस पर मैंने 4 ही स्टार लिखवाए हैं, थ्योरी वाली कुछ बातों में 5 स्टार लगवाए हैं। एनीवे फॉर्मूले ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवे छठवां पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब वो कह रहा है कि आप ये एक कंडक्टर लीजिए जिसमें कैविटी है, कैविटी तो है बट चार्ज इनसाइड द कैविटी इज जीरो, कैविटी तो है पर चार्ज इनसाइड द कैविटी इज जीरो। अब वो कह रहा है कि अगर बाहर से कोई भी, अब तो ना E यहाँ भी नहीं होगी और यहाँ भी नहीं, लिख दीजिए नाउ E will be zero, E due to all external charges, E due to all external charges, अंदर तो कहीं कोई चार्ज है नहीं, ना यहाँ चार्ज है ना यहाँ चार्ज है, हाँ यहाँ हो सकता है पर हम इसे एक्सटर्नल चार्ज ही कहेंगे। E due to all external charges inside the metallic part and inside the cavity part will be zero। अब फील्ड जो भी होगी वो बाहर ही होगी, यहाँ भी E जीरो होगी और यहाँ भी E जीरो होगी। अगर कैविटी में चार्ज बैठा होता तो कैविटी पार्ट में फील्ड जीरो नहीं होती, पर अभी तो अंदर फील्ड जीरो। अब अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिकल फील्ड से बचाना है तो उस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ ला के रख दीजिए आप कैविटी पार्ट के अंदर, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी घुस ही नहीं सकती। लिख दीजिए, an object kept inside the cavity will be shielded from any external field, any external field, maybe lightning, बिजली जब गिरती है, lightning from sky, whether this is true, whatever be the size and shape of the cavity, whatever be the shape and size of the cavity, and whatever may be the external field, whatever may be the external field, ये वाला डायग्राम बना के आएगा पेपर में, अगर कुछ आया तो ऐसा ही कुछ आएगा, बाकायदा बोलेगा कि ये सब एक एलिप्सॉइडल कैविटी, ताकि आप बस इसके नाम से ही घबरा जाएं और कहीं ये तो हमने एलिप्सॉइडल कैविटी तो कभी पढ़ी नहीं है, और बोल देगा कि यहाँ क्यू जीरो है और बस यहाँ कुछ प्लस क्यू है। अब बोलेगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट रखेगा दैट विल बी शील्डेड फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसलिए इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। E जीरो है, यहाँ सिग्मा भी, यहाँ पर सिग्मा जीरो है, चार्ज डेंसिटी जीरो है, वोल्टेज उतना ही है जितना सरफेस पे है, अभी भी वोल्टेज उतना ही है जितना सरफेस पे है। ये कंडक्टिंग बॉडी उसने लिखा है, बाकी सारे पॉइंट्स छोड़ ठीक है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जीरो है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जीरो है, इधर चार्ज डेंसिटी जीरो है। हाँ यहाँ मेरे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन जीरो है एक्सटर्नल पॉइंट। चार्ज केवल आउटर स्किन पे रहता है, ना तो अंदर चार्ज है ना अंदर चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज डेंसिटी नहीं है तो फील्ड जीरो है, ई भी जीरो है, यहाँ भी मेटालिक पार्ट में भी ई जीरो है, यहाँ पे ई नॉन जीरो है। वही बात कह रहा है, शेप बस बदल दिया उसने। अच्छा ये मेटालिक कंडक्टर है ना, तो ऐसा नहीं रहेगा कि इनका कोई अलग अलग पॉइंट अलग अलग पोटेंशियल पे रहे,
क्योंकि अगर ये मेटालिक है और ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे है तो चार्ज हाई से लो तक बह ही जाए। चार्ज के हाई से लो तक बहने का रास्ता भी है, चार्ज के हाई से लो तक बहने का रास्ता भी है। मेटालिक पार्ट है ना, मेटालिक है तो कंडक्शन कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी है और चार्ज के बहने का रास्ता भी है तो चार्ज बह ही जाएगा। तो मेटालिक कंडक्टर तो किसी भी शेप का होगा, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और जो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही अंदर के भी हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा, चाहे आप यहाँ का पॉइंट ले लें चाहे आप यहाँ का पॉइंट ले लें, क्योंकि ई यहाँ भी नहीं है और यहाँ ई यहाँ भी नहीं है। जहां भी ई नहीं है वहां पोटेंशियल गिरेगा ही नहीं, फील्ड के अलाउंग पोटेंशियल गिरता है। यहाँ ई नहीं है तो पोटेंशियल का फॉल नहीं होगा, यहाँ ई नहीं है तो पोटेंशियल का फॉल नहीं होगा, तो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा। और भले ही इसको फिर से लिख दीजिए, इवन इफ द मेटालिक सरफेस इज ऑफ इर्रेगुलर शेप, even if the metallic surface is of irregular shape, metallic surface अगर irregular shape की भी होगी, comma, potential at every point on the surface will be same. बस अपने ये लाइन लिख दीजिए, electrostatic shielding can be made use of in protecting sensitive instruments, from outside electrical influence. इंस्ट्रूमेंट्स को बचाना हो तो कैविटी के अंदर रख दो, वहां कोई फील्ड नहीं पहुंच पाएगी, वहां कोई फील्ड नहीं पहुंच पाएगी। बिजली गिर रही हो तो आप एक कार के अंदर ही बैठे रहिए, कार के अंदर जो कैविटी वाला पार्ट है वहां कोई फील्ड नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप बाहर निकल गए और आपको लगा पेड़ से बच जाएंगे, पेड़ से चिपक जाते हैं, पेड़ से नीचे खड़े हो जाते हैं पेड़ के, तो बिजली वहां जरूर आपको ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाएगी। कार के अंदर बैठे रहेंगे तो वो मेटालिक कंडक्टर के अंदर का शेल है और शेल के अंदर कैविटी वाले पोर्शन में फील्ड नहीं होती, एक्सटर्नल फील्ड तो बिल्कुल ही नहीं होती। अगर अंदर चार्ज है तो कैविटी के अंदर फील्ड हो सकती है, एक्सटर्नल फील्ड तो बिल्कुल ही नहीं। ये इसने समरी दी है, हम भी बनाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है, लिख दीजिए इंपॉर्टेंट समरी फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। ये सारे केसेस मेटालिक कंडक्टर्स के ही हैं। मेटालिक कंडक्टर्स कोई भी शेप हो, अंदर इंटेंसिटी जीरो ही होती है और पोटेंशियल अंदर सॉरी सिग्मा जीरो ही होता है और हम इसी में लिख देते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू v नॉट। यहाँ पोटेंशियल का v नॉट है तो v सरफेस है, तो अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस के बराबर। और यहाँ पर इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और फिर कैविटी वाला केस बना देते हैं, ये कैविटी वाला केस बना देते हैं। मैं चार की जगह दो ही डायग्राम बना देता हूँ। कैविटी वाले केस में ई जीरो है, अंदर सिग्मा जीरो है और पोटेंशियल अभी भी सरफेस के बराबर। यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो नहीं, यहाँ पर भी इंटेंसिटी जीरो नहीं, यहाँ पर मेटालिक पार्ट में इंटेंसिटी जीरो है, यहाँ मेटालिक पार्ट में भी चार्ज डेंसिटी जीरो है। चार्ज अभी केवल आउटर स्किन पे रिसाइड करेगा, चार्ज आउटर स्किन पे रिसाइड करेगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड ऐसी होगी और नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड ऐसी होगी। जिस भी पॉइंट पे आप फील्ड बना रहे हैं उस जगह सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसी कुछ समरी, ये हाँ ऐसी कोई, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाली चीजें हैं, ये थियोरी की चीजें हैं और 5 स्टार वाली चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। खास तौर से पोटेंशियल पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि पोटेंशियल आप कभी कभी जीरो बोल तो देते ही हैं, पोटेंशियल कभी किसी का जीरो नहीं होता। आपके हिसाब से तो कितना भी गधे से गधा स्टूडेंट हो, वो आज आपको लगता है गधा, पर 20 साल बाद वो आपके आगे होता है। अक्सर क्लास टॉपर्स लाइफ में पीछे ही रह जाते हैं। कोई रूल तो नहीं है ऐसा, कहा तो नहीं जा सकता, बट गधा कोई भी नहीं होता। पोटेंशियल सबके अंदर होता है, बस ये हमें याद रखना है बस।
और दिल पे नहीं लेना, बस याद रखना है कि भाई पोटेंशियल तो सबके अंदर है और इंटेंसिटी कई कई लोगों के अंदर नहीं है, जोश नहीं है। जोश मतलब इंटेंसिटी और पोटेंशियल मतलब गॉड गिफ्ट। तो वो आपको लगता होगा आज की डेट में कम है, पर वो शायद आप किस पर्पस के लिए बनाए गए हो वो आपको थोड़ी पता है। और आपको उतना ही दिमाग दिया गया जितना आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, जितनी जरूरत पड़ने वाली है उतना दिया है। अच्छा है, जो भी है जैसा भी है सब बहुत बढ़िया, कोई कंपैरिजन की कुछ जरूरत नहीं है, बस जो भी है जैसा भी है लगे रहिए, जोश की एक्चुअली कमी ना। पोटेंशियल आपके हाथ में नहीं है, जो दे दिया सो दे दिया, कंस्ट्रक्शन हो गई वो तो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, और जोश तो वेरिएबल है, वो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए खैर एग्जाम्पल 2.7 पे आ रहा है फाइनली, that the comb run through one's dry hair attracts small bits of paper. Why? What happens if the hair is wet on a rainy day? पेपर तो बैड कंडक्टर होता है। थियरी का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इसमें है नहीं, पर वो डाइपोल के रीजन बताएगा। पहले तो ये पूरे ड्राई हेयर की बात कर रहा है। कंघा जब हम अपने बालों पे रब करते हैं ना, सूखे बालों पे, कंघा भी सूखा है और बाल भी सूखे हैं, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, हमारे बालों पे भी चार्ज आ जाता है और कंघे पे भी चार्ज आ जाता है। वो हमको पता लगता है, बाद में रब करने के बाद कंधे को ऊपर लाएंगे तो बाल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। यार अब इस कंघे को आप ले जाइए एक छोटे से पीस ऑफ पेपर की तरफ, तो पेपर पे ये चार्ज इंड्यूस होगा, देखिए एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, और इधर आपका कंघा है, तो कंघे पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, और बस अब तो इसका अट्रैक्शन हो गया। ये जो पेपर है ये बैड कंडक्टर है, इसे इंसुलेटर कहते हैं, और इंसुलेटर्स में एक्चुअली इंडक्शन नहीं, यहाँ नाम यूज होता है पोलराइजेशन। इन पे जो चार्ज आता है उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, तो फिलहाल आप उसे इंडक्शन भी बोल सकते हैं। तो बस कंधे पे इंडक्शन, इस पे रब करने से फ्रिक्शन के कारण चार्ज आया, कागज पे इंडक्शन से चार्ज आया, और इस हालांकि कागज तो न्यूट्रल था, पर इंडक्शन से इस पे जब नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव आ गया, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने, तो कागज अट्रैक्ट हो जाएगा। वो तो एक प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखा है, ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो डाइपोल है, और डाइपोल में तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन होते हैं, तो ये डाइपोल अट्रैक्ट होकर कंघे की तरफ आ जाएगा। इसने फील्ड पैदा की है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पैदा की है, और ये जो डाइपोल है इस पर टॉर्क भी लगेगी और फोर्स भी लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, और टॉर्क लगेगी तो रोटेशनल मोशन होगा। ये उस वाले पोर्शन के रिविजन के हिसाब से तो ठीक है, और ये यूजलेस क्वेश्चन है, शायद 12th बोर्ड में भी ये प्योर हार्ड कोर थ्योरी तो अब कभी नहीं आएगी, कम आएगी या नहीं आएगी। तो अगर ये गीला हुआ, बाल गीले हुए तो चार्ज फिर कंडक्शन हो जाएगा, फिर कंडक्टर बन जाएगा, कुछ भी, दोनों इंसुलेटर नहीं रहेंगे, तो चार्ज कंडक्टर बन जाएगा, तो चार्ज बालों में जाएगा ही, बालों में ही रहेगा, कंधे में जाएगा ही, क्योंकि वो चार्ज फिर बालों में बह जाएगा। है, इसकी सॉल्यूशन पढ़ते हैं ए वाले पार्ट की। दिस इज बिकॉज द कोम गेट्स चार्ज बाय फ्रिक्शन, पहली बात। दूसरी बात, द मॉलिक्यूल्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड, पोलराइजेशन होता है बाय द चार्ज कोम, रिजल्टिंग इन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, और नेट फोर्स अट्रैक्शन का आएगा। आगे कहता है द हेयर इज वेट और इफ इट्स अ रेनी डे, फ्रिक्शन बिटवीन हेयर एंड द कोम रिड्यूसेस। अच्छा, फ्रिक्शन कम हो गया, द कोम डज नॉट गेट चार्ज एंड thus it will not attract small bits of paper. रेनी डे में आप ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज अगर आया भी था कहीं तो वो हवा में बह जाएगा, कंधे पे नहीं आया। पहले तो एयर बैड कंडक्टर थी, रेनी डे पे एयर इज अ गुड कंडक्टर, तो चार्ज इधर उधर जाने के बजाय सीधे हवा में बह जाएगा, वहां उसका बहना आसान होता है। खैर ये थियरी के क्वेश्चन थे। डाइपोल वाली बात जरूर हमारी एक अच्छी इंटरेस्टिंग, हमने डाइपोल की थियरी से की बातें रिवाइज करवा डाली। पॉइंट बी है, ऑर्डिनरी रबर इज इंसुलेटर but special rubber tires of aircraft are made slightly conducting. Why is this necessary? Rubber तो insulator है। Again once again ये theory है, मुझे नहीं पता कि ये कितनी important है, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी important है। कहता हवाई जहाज के जो टायर्स हैं उनको हम कंडक्टिंग बना देते हैं,
कारण ये है कि जब रनवे पे हवाई जहाज चल रहा होता है तो जमीन से फ्रिक्शन से उसके ऊपर अच्छा खासा चार्ज डेवलप हो जाता है, और वो चार्ज वो लेके हवा में उड़ गया तो पता नहीं कहाँ चार्ज क्या करेगा, उस चार्ज को वापस जमीन को ही दे जाओ, तो थोड़ी सी कंडक्टिंग स्ट्रिप डाल देते हैं, तो वो कंडक्टिंग स्ट्रिप अर्थ को अपना चार्ज दे देती है। टायर तो बैड कंडक्टर है, रबर तो बैड कंडक्टर है, और उसके ऊपर जो कंडक्टिंग स्ट्रिप है वो चार्ज एक्यूमुलेट करती है और वो साथ साथ अर्थ को देती भी जाती है। बी का आंसर देखते हैं क्या लिखा है, कहता है दिस enables them to conduct charge produced by friction to the ground as too much of static electricity accumulated may result in spark and result in fire. Point number 3 कह रहा है vehicles carrying inflammable material usually have metallic ropes touching the ground during motion. Why? ये जो टैंकर होते हैं जिनके अंदर ऑयल वगैरह ट्रांसमिट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, उस पर चोटी लटका देते हैं, तो चोटी जमीन को छूती हुई चलती है, वो नजर के लिए नहीं है, उसमें छोटी छोटी मेटेलिक फॉइल्स भी है, तो चलने से गाड़ी के चलने से उस पर हवा में से जो चार्ज आया वो चार्ज उस मेटेलिक चोटी के थ्रू अर्थ में वापस चला जाता है, तो इन पे चार्ज डेवलप नहीं होता, नहीं तो एक्सप्लोजन पॉसिबल है। और पॉइंट नंबर डी है a bird perches on a bare high power line and nothing happens to the bird. चिड़िया उस वायर पे बैठ जाती है जो मे बी 11 kV की है या 230 वोल्ट की लाइन जा रही है आपके घर के बाहर से, उस पे चिड़िया बैठ जाती है और उसको कुछ नहीं होता। A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. Standing on the ground is an important point. चिड़िया स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड नहीं है, ये भी मेरे हिसाब से मुझे पता नहीं ये कहाँ दे दिया उसने, कुछ भी इसका सीक्वेंस भी कुछ गड़बड़ दिख रहा है, बट एनीवे मैं तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी सीक्वेंस पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये पॉइंट भी मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चिड़िया की पूरी बॉडी जो है वो ग्राउंड पे तो उसी पे लाइन पे ही बैठी है, तो यदि 400 वोल्ट की लाइन है तो चिड़िया के हर पॉइंट का पोटेंशियल 400 वोल्ट हो जाता है। चिड़िया के शरीर में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता ही नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज नहीं पाएगा, और जब तक चार्ज नहीं पाएगा तो नर्वस सिस्टम डैमेज नहीं होगा, वरना नर्व्स के थ्रू चार्ज कंडक्शन हो जाएगा। अब अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं और तार को छूते हैं तो भाई फिर तो ये हाई पोटेंशियल पे है और ग्राउंड तो जीरो पोटेंशियल पे होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, आप भी लटक जाइए, हवा में उड़ जाइए, अगर आपने लाइन पकड़ ही ली है तो टच मत करिए ग्राउंड को, आपको भी कुछ नहीं होगा। पोटेंशियल इज नॉट अ प्रॉब्लम, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ प्रॉब्लम। अगर मेरे हाथ और पैर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो मेरी बॉडी में से चार्ज बहेगा और फिर बाल खड़े हो जाएंगे, धुआं उठेगा। तो नन ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट। डी में इसने एक्सप्लेन आंसर में लिखा करंट पासेस ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। अगर आप अच्छे परफेक्ट इंसुलेटर की चप्पल पहन लें तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लटकिए उस पर, चलिए लाइन पकड़ के, क्योंकि बीच में इंसुलेटर आ गया ना, चप्पल पहन ली आपने, तो अब आपका करंट का पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा, करंट जब नहीं जाएगा जब तक आपको शॉक नहीं लगेगा, अब आपकी पूरी बॉडी सेम पोटेंशियल पे आ जाएगी। अगर ग्राउंड पे आप खड़े हैं और ऑब्वियसली कुछ बोला नहीं है तो यही मानिए कि बेयर फुटेड खड़े, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। एक लाइन यहाँ जरूर लिख सकते हैं, आप पढ़ेंगे ही खैर, अर्थ इज अ मेटालिक कंडक्टर, अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ मेटालिक सरफेस ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। अर्थ को हम मेटालिक सरफेस मानते हैं, कंडक्टिंग मानते हैं, मेटालिक तो मत बोलिए, कंडक्टिंग मानते हैं। अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ कंडक्टिंग सरफेस ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट एंड ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल। अर्थ के सरफेस को हम जीरो पोटेंशियल का पॉइंट मानते हैं, अगर पॉइंट चार्ज हो तो इंफिनिटी को जीरो पोटेंशियल का पॉइंट मानते हैं, पर कुछ और डिस्कशंस में अर्थ को जीरो पोटेंशियल का पॉइंट मानते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। अर्थ की सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल और उसकी पोटेंशियल जीरो मानी जाती है, वैसे ही कुछ केस है। एनीवे आर्टिकल नंबर 2.10 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ एक बार फिर, और डीप थ्योरी डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं रहेगा कुछ भी, बहुत गहरी थियोरी, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। कहता है डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, पहले तो ये लिख दीजिए डाइलेक्ट्रिक मीन इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मीन्स एन इंसुलेटर, अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस।
and dielectrics have no free charge carrier. डायइलेक्ट्रिक्स में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। अब हेडिंग दे दीजिए या क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, डिस्कस व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब आप एक कंडक्टर को रख देते हो ना किसी भी शेप पे, ये एक्सटर्नल फील्ड है जिसपे कोई अलग से चार्ज है नहीं, मतलब ये अपने आप में न्यूट्रल है तो मेटालिक और न्यूट्रल। अब क्या होता है, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है, तो सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाते हैं। इसका नाम है EO, ये एक्सटर्नल को E नॉट कहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो इंड्यूस फील्ड होगी, ये E इंड्यूस है और ये है EO, ऐसे लिख दीजिए आप। एन इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड, डायग्राम बना लें और उसके बाद लिखते हैं एन इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड E in is established inside the conductor, is established inside the conductor, which is opposite to the inducing field, which is in a direction opposite to the inducing field. अच्छा डिस्कशन है ये, इंटरेस्टिंग है। अगर इस फील्ड में मैंने एक मेटालिक कंडक्टर को रख दिया ना तो एक इंड्यूस फील्ड होगी, भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव तक तो फील्ड डायरेक्टेड होती है। तो अब यहाँ दो फील्ड है, लिख दीजिए नाउ देयर आर टू फील्ड्स इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर। नाउ देयर आर टू फील्ड्स इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर व्हिच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, equal and opposite. The resultant field, so vector EO plus vector E in है was 0. इसलिए भी हम समझा सकते हैं, तो इसलिए भी हमारी एक बात फिर कंफर्म हो गई कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है, ये भी एक रीजन है, लिख दीजिए। Thus once again it is proved that once again it is proved that field inside a metallic conductor is 0. जहां आपने लिखा था इंड्यूस फील्ड इज इक्वल एंड ऑपोजिट, उसको अंडरलाइन करके 3 स्टार दे दीजिए। इंड्यूस फील्ड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू इंड्यूसिंग फील्ड, ये इंड्यूसिंग फील्ड है, ये तो जाएगी ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि मेटल के अंदर से ये नहीं जाएगी। अंदर एक बात ध्यान रखना, फील्ड 0 नहीं होती, रिजल्टेंट फील्ड 0 होती है। सो फिर से हाईलाइट कर दो, inside a metal no field is 0, only the resultant field is 0, no single field is 0, only the resultant field is 0। ऐसा मत बोलना कि ये फील्ड यहाँ की है तो मेटल के अंदर तो जाएगी, मेटल के अंदर से सारी फील्ड जाती है, मेटल कोई फील्ड को रोकता थोड़ी है, only the resultant field is 0। ये हमारे एक पॉइंट ज्यादा क्लियर हो गया, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मेटल के अंदर कुछ ऐसा ही होता है, मेटल के अंदर कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ जो चार्ज डेंसिटी आई है उसको सिग्मा कह रहा है, यहाँ भी जो चार्ज डेंसिटी आई है उसे सिग्मा कह रहा है, और इनको ये सिग्मा फ्री कह रहा है, ये फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज केरियर्स। अब हम अगली बात करते हैं, ये सिग्मा फ्री का क्या सिग्निफिकेंस है, शायद आगे समझ में आ जाएगा। ये फ्री चार्ज कैरियर थे तो इनकी चार्ज डेंसिटी को सिग्मा फ्री कह दिया, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक ही बात आपको ध्यान से देख रखनी है, ये पॉजिटिव ये तो एक्सटर्नल फील्ड है और जो इंड्यूस फील्ड है उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक डायरेक्टेड होती है। सिग्मा फ्री वाली बात पर अभी आप ध्यान ना दें,
अब आप ऐसा ही हेडिंग दे दीजिए और ये लिख दीजिए कि व्हाट हैपन, क्वेश्चन लिख दीजिए व्हाट हैपन्स व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक is kept in an external electric field. अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, फ्री चार्जेस मूव नहीं कर सकते। लिख दीजिए इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, मतलब अ डाइलेक्ट्रिक इज अ बैड कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक बैड कंडक्टर है, and free movement of charge is not possible. Free movement of charge is not possible inside a dielectric. Free movement of charge is not possible inside a dielectric from one end to the other end. ऐसा नहीं होगा आपकी बात कि फील्ड के फोर्स के कारण इधर नेगेटिव आ रहा है और इधर पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा नहीं। पहले तो हम मान लेते हैं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ट्रेवल करके आ सकता था, प्रोटॉन तो नहीं ट्रेवल करता, पॉजिटिव चार्ज तो ट्रेवल नहीं करता। इसके एटम से इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्रोटॉन कभी ट्रेवल नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक में या इंसुलेटर में तो वो भी पॉसिबल है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो इंडिविजुअल एटम होते हैं, ये जो इंडिविजुअल एटम होते हैं इनमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। क्या होता है, ये एटम में पहले तो इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। भाई पहले तो एटम में ये इसका पॉजिटिव चार्ज है और आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों का सेंटर भी वो न्यूक्लियस का सेंटर माना जा सकता है। पहले तो एक किसी भी एटम में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड तो करते ही है, तो एक एटम अपने आप में पूरी तरह न्यूट्रल होता है। अब क्या है, जब आपने ये फील्ड लगाई तो फील्ड के फोर्स के कारण यहाँ इधर थोड़ा माइनस डेल्टा चार्ज आ जाएगा या थोड़ा प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अब थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। एक तरफ थोड़ा नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अब इनमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। तो या तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है और या मान लीजिए कोई डाइपोल ऐसा है तो पी को घूम के ई की डायरेक्शन में आना रहता है, आप तो जानते हैं। या तो डाइपोल्स घूम जाते हैं ऐसे और या डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं, या डाइपोल घूम जाते हैं या डाइपोल पैदा हो जाते हैं। तो पहले तो चलिए यही लिख दीजिए, in a neutral atom center of positive charge and center of negative charge coincide. एक न्यूट्रल एटम में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक न्यूट्रल एटम में कोइंसाइड करते हैं। बट व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड में रखने के कारण सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये वाली लाइन है कोई खास काम की है नहीं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है अब यहाँ पे घूमता नहीं है, तो थोड़ा इस तरफ आ जाता है, वो यूनिफॉर्मिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो HCl में जैसे आप जानते हैं प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप हो जाता है और उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है, बस लिख दीजिए no, बस डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड, डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। अब मतलब एक मॉलिक्यूल एक एटम में ही होता है जो थोड़ा बहुत होता है, अपने एटम को छोड़ के इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, अपने एटम को छोड़ के इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता क्योंकि साइड में से इंसुलेटर है ना, साइड में इंसुलेटर। मेटल के अंदर तो इस हर एटम का इलेक्ट्रॉन पूरा छोड़ के यहाँ तक आ सकता था, अब वो बस थोड़ा सा मूव कर सकता है। लिख दीजिए in a dielectric there can only be a slight displacement of negative charge within the atom,
एटम के अंदर ही नेगेटिव चार्ज का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लीव इट्स एटम एंड मूव फ्रीली। इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ नहीं सकता क्योंकि चलने का रास्ता ही नहीं है ना, बैड कंडक्टर है, बाहर निकल के जाएगा कहाँ, कोई जाने ही नहीं दे रहा। तो जब आप एक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, डाइपोल को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। बस ऐसे ही कुछ लिख दीजिए फिर से, मतलब फैसला। अब ये फैसला हम दे रहे हैं कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, in external field, a dipole moment is induced. A dipole moment is induced. ब्रैकेट में लिखते हैं by stretching or reorienting molecules of the dielectric। ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए आपको सुनने की आदत हो। by stretching or reorienting molecules of the dielectric। डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल को या तो थोड़ा सा रिओरिएंट कर देता है क्योंकि टॉर्क लगती है, पी को घूम के ई की डायरेक्शन में आना पड़ता है, या उसको स्ट्रेच कर देता है। तो स्ट्रेच करने का यही मतलब है कि थोड़ा सा प्लस माइनस डेल्टा इधर ले गया, प्लस डेल्टा इधर ले गया, तो समहाउ इसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। ये स्ट्रेचिंग वाले वर्ड्स आपको कभी दोबारा एनसीईआरटी आप पढ़ो और आपको तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने लाइन पढ़ा दी, वरना मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये लाइन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमें केवल एक बात पता है कि जब हम इस डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, बस। 10 लिख दीजिए, 10 नेट चार्ज is induced on the surface of a dielectric net charge is induced on the surface of dielectric। और ब्रैकेट में बता सकते हैं which is less than that induced in case of a metal। मेटल के केस में जो चार्ज इंड्यूस होता था ना, अब उससे थोड़ा कम चार्ज इंड्यूस होगा। मेटल के केस में जो यहाँ चार्ज आ जाता था वो बहुत ज्यादा आता था क्योंकि हर एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था यहाँ का कि भाई यहाँ ले आओ। अभी तो बस यहाँ जो एटम है उसी का थोड़ा सा माइनस डेल्टा चार्ज आया है, यहाँ जो एटम है उसी का थोड़ा सा माइनस डेल्टा चार्ज आया है। तो लिख दीजिए, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, induction in case of dielectrics, induction in case of dielectrics is called polarization। डायलेक्ट्रिक्स के केस में, डायलेक्ट्रिक्स के केस में जो इंडक्शन होता है उसको पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक, पोलराइजेशन फिर से लिख दीजिए, चार्ज इंड्यूस्ड इन पोलराइजेशन इज लेस देन दैट इन इंडक्शन। चार्ज इंड्यूस्ड इन पोलराइजेशन इज लेस देन दैट इन इंडक्शन इन मेटालिक कंडक्टर्स। पोलराइजेशन का तो मतलब ये है कि नॉन मेटालिक कंडक्टर्स लिए हैं। पोलराइजेशन का तो मतलब है कि नॉन मेटालिक कंडक्टर्स लिए हैं और यहाँ जो चार्ज इंड्यूस होता है वो कम होता है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो ऑपोजिट इंड्यूस्ड फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम होती है। अगली लाइन में लिख दीजिए, therefore the opposing induced field inside the dielectric, inside the opposing induced field inside the dielectric is lesser in magnitude, is lesser in magnitude than that inside a conductor। जो opposing inducing field है, opposing inducing field inside the dielectric is lesser than that in a conductor। अब हम ये दिखाएंगे, ये वाला एरो थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, ठीक हो,
और ये वाला एरो थोड़ा छोटा दिखा देते हैं, ये इंड्यूस्ड, और जो नेट फील्ड है, जो रिजल्टेंट फील्ड है, जो वेक्टर PO प्लस वेक्टर P इंड्यूस है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो रिजल्टेंट फील्ड है वो मेन फील्ड की डायरेक्शन में ही है, यही फाइनल फैसला ले दीजिए, 2-3 स्टार लगा दीजिए इस लाइन पे कि रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, resultant field inside a dielectric is in the same direction as that of the main field, is in the same direction as that of the main inducing field. The resultant field is की direction same, though decreased in magnitude. जो resultant field है वो अंदर कमजोर है, weak है, पर उसकी डायरेक्शन सेम। आप यहाँ वार्निंग लिख दीजिए कि check whether we have to find direction of, check whether we have to find the direction of net field, check whether we have to find the direction of net field or the direction of inducing field। आप रिजल्टेंट फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं या इंड्यूस फील्ड की बात कर रहे हैं? इंड्यूसिंग नहीं, सॉरी, इंड्यूस फील्ड ऑपोजिट होती है। मेटल के अंदर तो रिजल्टेंट फील्ड 0 होती है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिजल्टेंट फील्ड थोड़ी वीक होती है पर सेम डायरेक्शन में, बस यही फाइनल फैसला। पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाती, रिड्यूस कर देती है। लिख सकते हैं the extent to which the field inside the dielectric is reduced, the extent to which the field inside the dielectric is reduced depends upon the nature of the dielectric. The extent to which the field inside the dielectric is reduced depends upon the nature of the dielectric. अब ये डायलेक्ट्रिक पे किस तरह डिपेंड करती है उसको बताने के लिए काफी डीप थ्योरी में और जा रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक की बातें तो फिर भी थोड़ी बहुत काम की थी कि इंड्यूस फील्ड हमेशा इंड्यूसिंग फील्ड के अगेंस्ट होती है। मेटल में इंड्यूस और इंड्यूसिंग एकदम इक्वल होती है, तो मेटल के अंदर रिजल्टेंट फील्ड 0 होती है। डायलेक्ट्रिक में ज्यादा चार्ज इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि डायलेक्ट्रिक में इंडक्शन को पोलराइजेशन कहते हैं, और पोलराइजेशन में ज्यादा चार्ज आता ही नहीं है, तो फील्ड भी कमजोर है। तो रिजल्टेंट फील्ड मेन फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है, हाँ थोड़ी कमजोर होती है। बस यही अब तक हमने पढ़ा, प्योर थियरी है और इसलिए ज्यादा काम की है नहीं। इसके बाद तो और भी डीप थियरी दी जा रही है जो कि नजर मार लेते हैं और हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कहता है मॉलिक्यूल सब्सटेंस में भी पोलर और नॉन पोलर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर फिर से एक बार लिख दीजिए। देखिए, इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल centers of positive and negative charges coincide. Non-polar molecule में दोनों के सेंटर coincide कर जाते हैं, and so there is no polarity anywhere. तो non-polar हुए ना, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई polarity नहीं है, ये non-polar हुए। So these molecules have no permanent dipole moment. परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इंट्रिंसिक खुद का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसका इंट्रिंसिक नाम भी है। फिर देख दीजिए, एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स and they are non-polar because of their symmetry. ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में पूरी सिमेट्री है और इसलिए वो नॉन पोलर हैं। फिर अगली लाइन में लिख दीजिए, a polar molecule is one in which center of positive and negative charges are separated. Centers of positive and negative charges are separated. Bracket में even in absence of external field,
अगर बाहर से आप फील्ड नहीं लगाएंगे और तब भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो ये नॉन पोलर है। तब इनमें शुरू से पोलैरिटी है ना, लिख दीजिए these molecules have permanent dipole moment। बिना फील्ड लगाए भी इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, बिना फील्ड लगाए भी इनमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी है। So they have permanent dipole moment. For example, HCl, H2O। तो भाई ये इंपॉर्टेंट तो रहा हुआ है, फिजिक्स में तो शायद कभी नहीं आया, पर वो इतना सा क्वेश्चन पूछेगा, उसको पूछना है सिंगल लाइनर बल्कि आधी लाइन का क्वेश्चन, तो वो देगा H2O is dash। H2O is non-polar is definitely important। HCl तो आप जानते ही हैं, H2O भी नॉन पोलर होता है, वहां सिमेट्री नहीं होती है। सब पोलर। डैश करके लिखिए, in an external field, in an external field, non-polar molecule also develops an induced dipole moment। मतलब इसमें also हटा दें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है, मतलब अब उसमें भी डाइपोल मोमेंट आ जाता है, पर वो इंड्यूस है, परमानेंट नहीं है, पैदाइशी नहीं है, पहले से नहीं है। अब नॉन पोलर को अगर आप फील्ड में रख दोगे तो ठीक है, उसमें नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में सेपरेशन आ जाएगा। नॉन पोलर है, वैसे तो नॉन पोलर है, पर फील्ड में रख दोगे तो इसमें भी इंड्यूस डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। आप इंड्यूस को अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर ये लाइन ले ही रहा है, लिख दीजिए कि डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड। डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड, मतलब ब्रैकेट में इंस्टेड ऑफ इंड्यूस्ड। हम डाइलेक्ट्रिक में जो मेटलों में इंडक्शन होता है, वो डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है। अब वो एक बात ये कह रहा है कि जो जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जिस सब्सटेंस में बल्क में थोड़ा सा अच्छा 100 ग्राम सॉलिड 100 ml पानी है अपने पास, उसमें भी कह रहा है कि जो हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल तो अपने आप में नॉन पोलर है, नहीं हर वो तो पोलर है, और उनके ओरिएंटेशन इस तरह रहते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है। देखिए, a dielectric with polar molecules जिनमें ऑलरेडी पोलैरिटी थी, a dielectric with polar molecules also develop नहीं, बस also develop हटा दीजिए, लिखिए have different permanent dipoles oriented randomly due to thermal agitation। So the total dipole moment is 0। इसमें इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है, इसका ऐसा है, और मे भी इसका ऐसा है जी, नेट मिला के 0 ही हो गया ना, ट्रायंगल लॉ से। हर मॉलिक्यूल का अपना अपना डाइपोल मोमेंट तो है, पर रैंडम ओरिएंटेशन है, तो पूरे बल्क का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। तो इसमें भी जब आप बाहर से फील्ड लगाओगे तो कुछ फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे, ऐसे ये सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, तो अब पूरे सब्सटेंस में नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। लिख दीजिए, now if an external electric field is applied, now if an external electrical field is applied
द बल्क सैंपल, ये जो पूरा सैंपल है, द बल्क सैंपल will also develop a net dipole moment. ये बातें डेफिनेटली ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है और बहुत डीप थ्योरी है वैसे भी। वो ये कह रहा है मेरे को कि साहब एक तो पानी का, एक तो खाली ऑक्सीजन या खाली हाइड्रोजन है जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं है तो वो नॉन पोलर है, उसमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में कोई पोलैरिटी नहीं है तो वो नॉन पोलर है, उसमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। परंतु बाहर से जब हम फील्ड लगाएंगे तो ठीक है, उसमें माइनस डेल्टा चार्ज इधर आएगा, प्लस डेल्टा चार्ज उधर आएगा और उसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल है HCl के या H2O, जिनमें हर मॉलिक्यूल में इंडिविजुअली बिना फील्ड लगाए भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, वो भी एज अ होल अपने आप में उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, अपने आप में उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। इसलिए क्योंकि इनका रैंडम ओरिएंटेशन है टेम्परेचर के कारण और इनका वेक्टर सम इनके डाइपोल मोमेंट का जीरो हो जाता है। अब आप इसमें भी अगर बाहर से फील्ड लगाएंगे तो इनमें भी एक नेट डाइपोल मोमेंट तो आ जाएगा, क्योंकि पी को घूम के ई की डायरेक्शन में आना है, ये वाला पी भी ई की डायरेक्शन में आएगा, ये वाला पी भी ई की डायरेक्शन में आएगा, ये वाला तो शायद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा रहेगा। तो अब इस सैंपल में भी थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अपने आप में रैंडम ओरिएंटेशन के कारण इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है और फील्ड में रखते ही इनमें अलाइनमेंट हो जाता है। ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, ड्यू टू द टॉर्क ऑफ फील्ड, due to the torque of field, the dipoles, the individual dipoles get aligned in the direction of E. The individual dipoles get aligned in the direction of E, developing a net dipole moment, developing a net dipole moment in the given sample. मेरे हिसाब से पूरा का पूरा डिस्कशन अनइम्पोर्टेंट है, सिवाय सिर्फ इस बात के शायद कि H2O is a type of non-polar, नहीं H2O पोलर है, उसमें पोलैरिटी है, वो खाली बात पे आप 4 स्टार दे सकते हैं बस, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। लिख दीजिए कि 10 there is now a net dipole moment in the direction of external field। ये लाइन जरूर अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं एग्जाम ओरिएंटेड कि फाइनली जो ये जो वेक्टर ई है ना, फाइनली ये इसके पी सब ऐसे ही होंगे ना, ये वाला पी भी यहाँ जाएगा, ये पी भी यहाँ जाएगा, तो फाइनली जो वेक्टर पी होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो ई की डायरेक्शन में होगा। ये लाइन जरूर कैप्स में अगर आप लिखते हैं तो अच्छा है, पूछेगा इसे कभी कोई नहीं, तो डायग्राम अगर आपको बनाना पड़ा तो डायग्राम आपका सही बनना चाहिए। जब आप पानी को एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे तो पानी का हर मॉलिक्यूल तो वैसे अपने आप में उसमें डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है, वो पोलर है, परंतु सारे डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, और जब आपने बाहर से फील्ड में लगाया तो सारे पी घूम के ई की डायरेक्शन में आ गए। आप तो मान लो ये पी भी घूम के ई की डायरेक्शन में आ गए, सब पी घूम के ई की डायरेक्शन में आ गए, तो फाइनली जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो ई की डायरेक्शन में ही तो होगा बस। फिर से लिख दीजिए आगे, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, नहीं लिख रहे अपन इसको, अब क्या हो रहा है, फील्ड चाह रही है अलाइनमेंट करना, ऐसा डैश करके लिख दीजिए, फील्ड ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल्स, फील्ड टेंड टू अलाइन द डाइपोल्स, बट द थर्मल एनर्जी टेंड्स टू क्रिएट रैंडमनेस। थर्मल एनर्जी चाह रही है रैंडमनेस पैदा हो जाए एंड डिस्टर्ब द अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट बिगाड़ना चाह रहा है, तो जो भी जीत जाएगा दोनों में से उस हिसाब से कहानी हो जाएगी। इसको और बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब तो आप हेडिंग दे दीजिए वापस, अब जरूर एक फॉर्मूला आ रहा है, हेडिंग दे दीजिए पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर।
ये फॉर्मूला जरूर इसको कैपिटल पी लिखते हैं हम लोग। पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो है एप्सिलॉन नॉट विद एक्स टी इनटू ई। अब वैसे तो ये फॉर्मूला है, पर हाँ मेरे हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पहला ऐसा फॉर्मूला है जिसे मैं इम्पोर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, और वो कहने का आधार है पी वाई क्यू। आज तक किसी पी वाई क्यू में नहीं आया है, इसलिए आ भी सकता है। आज तक किसी पी वाई क्यू में नहीं आया है, इसलिए आ भी सकता है। ये खैर देख लीजिए आप। देखिए हेयर, इसको बोलते हैं काइल। ये है काइल, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। काइल एक्स मान लीजिए उसे एक्स ई, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो कोई सब्सटेंस हाईली ससेप्टेबल है, जल्दी से जो जल्दी कोरोना पकड़ लेता है वो हाईली ससेप्टेबल टू कोरोना हो गया। जो जल्दी कोल्ड पकड़ लेता है वो हाईली ससेप्टेबल टू कोल्ड हो गया। अब ये हाईली ससेप्टेबल टू डायपोल मोमेंट होगा। जो ज्यादा आसानी से जिनमें अलाइनमेंट हो जाता होगा उनकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बस अभी तो इतना ही लिख दीजिए कि ससेप्टेबिलिटी इज अ कांस्टेंट, susceptibility is a constant and depends on the nature of the dielectric. Depends on the nature of the dielectric. तो susceptibility अगर ज्यादा है तो ज्यादा पोलराइजेशन पैदा होगा ही होगा। इस और फील्ड अगर तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाओगे तो भी अलाइनमेंट ज्यादा होगा। ऐसा लिख दीजिए, if applied E is more, alignment is more. applied E अगर ज्यादा है, applied E अगर ज्यादा है तो फिर अलाइनमेंट भी ज्यादा होगा। अप्लाइड ई अगर ज्यादा है तो अलाइनमेंट भी ज्यादा होगा। और ये तो खैर एक कांस्टेंट है ही, एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट कायदे से आना तो चाहिए। बस वो न्यूमरेटर में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में आ रहा है वो देखेंगे जरा। ये पी को पोलराइजेशन का क्या मतलब है वो अलग से लिख दीजिए। पी का मतलब है, अच्छा, it is the induced, it is the total dipole moment per unit volume. It is the total dipole moment per unit volume. Per unit volume वाली बात भी ध्यान दीजिए जरा। जिन भी कारणों से डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है तो टोटल डाइपोल मोमेंट हमें जो मिल रहा है, आपने बाहर से फील्ड लगाई, अलाइनमेंट हुआ, टेम्परेचर से थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ गया, कुछ इंड्यूस हुआ, तो टोटल डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम पी से, और कह रहे हैं उसका नाम खाली पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर कभी कभी उसे क्लियर करने के लिए कह देता है, क्योंकि पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी भी है। बैड कंडक्टर्स में इंडक्शन को पोलराइजेशन कहते हैं, तो पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी भी है। तो इसको अगर क्वेश्चन आना है पेपर में तो पोलराइजेशन वेक्टर के नाम से, जो कि खैर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। एक लाइन और डैश करके लिख दीजिए। अगली लाइन में इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, पर लिख दीजिए इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, inside the dielectric any volume element delta V, लेंथ के एलिमेंट को हम डेल्टा एल कहते हैं, ऐसे वॉल्यूम के एलिमेंट को हम डेल्टा वी कह रहे हैं। एनी वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी हैज नो नेट चार्ज, एनी वॉल्यूम एलिमेंट हैज नो नेट चार्ज तो इट हैज नेट डाइपोल मोमेंट। असर्शन रीजन अगर आ रहे होते तो लाइन थोड़ी काम की हो गई होती। ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये एक मैंने छोटी सी वॉल्यूम कंसिडर कर ली, भले ही मैंने यहाँ फील्ड बाहर से लगाई हुई है तो भी इसके अंदर नेट चार्ज तो जीरो है, इसके अंदर नेट चार्ज तो जीरो है, पर इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ये असर्शन रीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन होती, और वो फिलहाल तो कोई ऐसा चांस दिख नहीं रहा है कि वो आ रहे हैं नीट में,
22 में भी शायद AR अगर आते हैं, बाय चांस मॉडिफाई करते हैं पैटर्न एग्जाम का, जिसकी फिर खैर कोई उम्मीद नहीं है, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं मैं। हाँ, बोर्ड्स में AR आ रहे हैं, बोर्ड्स में AR आ सकते हैं, तो ये एक बोर्ड्स के हिसाब से गहरी लाइन हो जाएगी। बस लिख दीजिए कि एंड्स ऑफ द डाइपोल्स, एंड्स, बस सिर्फ इतना लिख दीजिए, एंड्स रिमेन अनन्यूट्रलाइज्ड, एंड्स रिमेन अनन्यूट्रलाइज्ड। क्योंकि अब यहाँ ऐसा हो गया है ना, अगर ये फील्ड है, यहाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऐसा। तो इधर ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैंसिल कर रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैंसिल कर रहा है, पर इस एंड पे एक नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा और इस एंड पे एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, बस। ये डाइलेक्ट्रिक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, और ये एटॉमिक डाइपोल्स है, ये एटॉमिक डाइपोल्स है। ये वाला और ये वाला अनन्यूट्रलाइज बच गया, इनके कोनों में कुछ नेट चार्ज बच जाएगा, कोनों में नेट चार्ज बच जाएगा। ये लिख दीजिए, द अनबैलेंस्ड चार्जेस आर द इंड्यूस्ड चार्जेस due to the external field. Unbalanced charges are the induced charges due to the external field. बात वही है कि पोलराइज डाइलेक्ट्रिक में इंडक्शन को पोलराइजेशन कहते हैं। अब इसे सिग्मा पी और इसे माइनस सिग्मा पी की हम बात करेंगे। पोलराइजेशन से प्रोड्यूस चार्ज की डेंसिटी, ये जो चार्ज है इंडक्शन से नहीं आया है, ये पोलराइजेशन से आया है। डाइलेक्ट्रिक में हम इसको सिग्मा पी के नाम से लिखेंगे। बस वो तो फिर से अब वही कह रहा है कि भाई यहाँ पर प्लस सिग्मा पी है और यहाँ माइनस सिग्मा पी है, ये एक ई नॉट है और ये एक ई इंड्यूस है। बस तो फिर से वही कह रहा है कि अब हम इसे लिख नहीं रहे, बस लाइन पढ़ रहे हैं। दस दी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, बस वो इसका नाम पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक ले रहा है। Polarized dielectric is equivalent to two charged surfaces with induced surface charge density is sigma p and minus sigma p. हम ये डायग्राम जरूर बना सकते हैं चाहे तो, ऐसा लिख दीजिए, इक्विवेलेंट पिक्चर। इक्विवेलेंट पिक्चर ये है कि आप यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ माइनस सिग्मा है, ये लाइन नहीं बना रहा मैं, इधर माइनस सिग्मा पी है और इधर प्लस सिग्मा पी है, yes. ये एक्सटर्नल फील्ड और ये इंड्यूस्ड फील्ड, तो वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्टेड होगी। ये पहली लाइन जो कह रहा है पैराग्राफ की, वो यही कह रहा है, thus the polarized dielectric is equivalent to two charged surfaces। तो मैं खाली ये सरफेस देख रहा हूँ, ये सरफेस देख रहा हूँ, और बीच में तो कुछ देख नहीं रहा, क्योंकि बीच में तो कोई नेट चार्ज है नहीं। अंदर तो हर वॉल्यूम में नेट चार्ज 0 है ना। तो आपने क्या लिखा है, इसको लिखना है अपने को सिंप्लीफाइड पिक्चर या इक्विवेलेंट पिक्चर ऑफ अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक की ये पिक्चर, अब बीच में तो हर एटम अपने आप में न्यूट्रल है, इसलिए उसको हमने दिखाया नहीं है। कह रहा है thus the polarized dielectric is equivalent to two charged surfaces with reduced this of sigma p and minus sigma p. Clearly the field produced by these surface charges opposes the external field. The total field is thereby reduced from the case when no dielectric is present. We should note that the surface charge density plus or minus arises from bound charges in the dielectric. यहाँ बस एक काम की बात ये आ गई आपके सामने, एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज। अब क्या है, ये जो चार्ज है ना, ये यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है अपन ने फिलहाल, बाउंड चार्ज। मेटल में होता ना जो चार्ज, तो वो फ्री होता। मेटल में तो अब ये इजीली बह नहीं सकता ना, बस ऐसे लिख देते, द चार्ज व्हिच कैन नॉट फ्लो, द चार्ज व्हिच कैन नॉट फ्लो इज बाउंड चार्ज, एंड द चार्ज व्हिच इज फ्री टू फ्लो इज फ्री चार्ज। चार्ज व्हिच कैन फ्लो इज फ्री चार्ज। और डेवलप होगा इसका बेटर कॉन्सेप्ट आपका समय आने पे।
जो चार्ज बंधा हुआ है, जो बह नहीं सकता, वो बाउंड चार्ज, और जो बह सकता है डेफिनेटली वो फ्री चार्ज है। चार्ज ऑन मेटेलिक बॉडी इज फ्री चार्ज। मेटेलिक बॉडी पे जो चार्ज, नहीं ये लाइन मत लिखिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं ज्यादा सोचेंगे तो ठीक है, दैट्स ऑल। और इस तरह से पूरा डिस्कशन समाप्त होता है, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर बढ़िया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स का। ऑलराइट, थैंक यू। Thank you.